आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहें तो मुझसे कोई भी कसम उठवा लीजिए। मैं आपके पांव पर हाथ रखने को भी तैयार हूँ, लेकिन जो आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं गजान को। अनाबिया की आवाज उसके आंसुओं में डूब गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर सामने खड़ी झारा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बंद करो ये झूठे आंसू। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना कि बैठे बैठाए इतना शानदार इंसान फंसा लिया अपने जाल में। बंद करो ये नाटक और पकड़ो ये जोड़ा। जाओ जाकर सच संवार कर आओ। ले जाकर बैठा देती हूँ तुम्हें उसकी सेज पर जहाँ बैठने के लिए तुम मरी जा रही हो। झारा के शब्द झर में डूबे हुए थे। अनाबिया का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। झारा ने लगभग फेंकने वाले अंदाज में उसके सामने एक लाल रंग की गठरी रख दी थी। तैयार हो जाओ जल्दी से, मौलवी आ गए हैं। बाबा जान ने तुम्हारे निकाह का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि तुम हमारा सर और झुकाओ, अपनी बेकाबू होती जवानी को लगाम डालो। फुफकारते हुए झारा ने फिर उसे जख्म दिए थे। अनाबिया ने बेइख्तियार अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। बहन के जुमले अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। झारा उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई। अनाबिया वहीं खड़ी फूट फूट कर रोती रह गई। बेड पर धरी लाल गठरी फिसलकर नीचे गिर गई थी। वह एक दुल्हन का जोड़ा था, बेहद कीमती और खूबसूरत। उसे देखकर एक पल के लिए तो अनाबिया ठिठक गई। ऊपर ही गहनों का डिब्बा रखा था, झिलमिलाते हुए खूबसूरत जड़ाऊ जेवरात जो खानदानी मालूम होते थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ तो अनाबिया बेतहाशा घबरा कर उठ खड़ी हुई। बीबी जी, मालिक ने हुक्म दिया है कि आपको तैयार कर दूं। मौलवी साहब बस आने ही वाले हैं। नौकरानी ने जोड़े की तरफ इशारा किया तो अनाबिया ने होंठ भींच लिए, मगर वह जानती थी हवेली के उसूल सख्त होते हैं, फैसले बदले नहीं जाते। ना चाहते हुए भी वह उस बंधन में बंधने जा रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। मगर इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो वह थी जो सब उसके बारे में सोच रहे थे। उसके गाल एक बार फिर सुर्ख पड़ गए। नौकरानी को महारत हासिल थी। थोड़ी ही देर में उसने अनाबिया को एक हसीन रूप दे दिया। भारी दुल्हन का जोड़ा पहने हल्के मेकअप में उसका रूप कातिल लग रहा था। वह किसी को भी पल में घायल कर सकती थी। नौकरानी ने उसका हाथ थामकर उसे कमरे से बाहर ला खड़ा किया। बाहर निकलते ही अनाबिया का दिल चाहा कि जमीन में गड़ जाए। सामने ही सोफों पर उसका पूरा खानदान बैठा था। उसकी बहन झारा, माँ सफीना बेगम और पिता तैमूर सिद्दीकी जिनके कंधे झुके हुए थे। सिर्फ गाजान था जो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सामने से आती अनाबिया को देख रहा था। निकाह पढ़ाइए मौलवी साहब, इससे कुछ देर और हुई तो ना जाने यहाँ सबके सामने क्या कर बैठे। झारा ने नफरत से कहा तो अपमान के शदीद एहसास से अनाबिया के गाल सुर्ख पड़ गए। उसे ले जाकर गाजान के बराबर बिठा दिया गया। एक नफरत भरी नजर उसने गाजान पर डाली, मगर उसके लबों पर सख्त खामोशी थी और थोड़ी ही देर में उनका निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह होते ही तैमूर साहब उठ खड़े हुए। हमें अब वापस चलना चाहिए, शहर पहुंचते हुए भी काफी वक्त लग जाएगा। उनकी आवाज में गम था। अनाबिया का दिल कांप उठा। तो क्या वह उसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे? वह एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं भी साथ जाऊंगी बाबा जान, उसने कहा तो सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तुम अब वापस कैसे जा सकती हो? जो तुम चाहती थी वह सब तो मैंने कर दिया, ये सोचे बिना कि इसके बाद मैं खुद कभी अपनी नजरों में नहीं उठ सकूंगा। अब तुम यहीं रहो और वो सब कुछ करो जिसके लिए तुम तड़प रही हो। तैमूर साहब ने नफरत भरे लहजे में कहा, मगर बाप के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनाबिया जहां की तहां खड़ी रह गई। तैमूर सिद्दीकी सफीना बेगम का हाथ थामकर बाहर की तरफ निकल गए थे। गाजान के पिता सल्जूक सिद्दीकी भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। शायद उन्हें रात के इस पहर शहर वापस जाने से रोकना चाहते थे। वह वहीं खड़ी पत्थर की तरह जमी हुई थी। चलो आओ, ले चलूं तुम्हें गाजान के कमरे में, सुहाग रात है ना तुम्हारी आज, चुभते हुए लहजे में झारा ने फिर कहा तो अनाबिया सिसक उठी। खुदा के लिए बस कर दीजिए आप ही। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि उस रात जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वह सब कुछ सिर्फ एक हादसा था। अनाबिया की बात का झारा पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने नौकरानी को इशारा कर दिया। नौकरानी आगे बढ़ी और उसने अनाबिया का हाथ थामकर उसे गाजान के कमरे की तरफ मोड़ दिया, जो अब तक अपने बाप के पीछे जा चुका था। खूबसूरती से सजे कमरे में सफेद बेदाग बेडशीट के ऊपर बैठते हुए अनाबिया फूट फूट कर रोने लगी थी।
ना जाने कितनी देर तक वह रोती रही। आज उसने अपने सारे रिश्ते खो दिए थे, और खोए भी किसके लिए थे। गाजान का तसव्वुर आते ही उसके हलक तक कड़वाहट भर आई थी। उसके होठों पर मर्जी मुस्कान का एहसास उसे याद आया तो वह जैसे बर्फ की मूरत बन गई। तो आखिर तुम कामयाब हो ही गए गाजान सिद्दीकी। एक तंजिया सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। गहरी सांस लेते हुए उसने बिस्तर की टेक से पीठ लगा ली। जारा के नफरत में डूबे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन याददाश्त के पर्दे पर कुछ और भी था जो बार बार सामने आ रहा था। वह कितनी खुश थी यहाँ आने से पहले। पहाड़ों में बनी उस खूबसूरत हवेली को देखने के लिए कितनी बेचैन थी। मेरा कमरा है ये, निकलो यहाँ से। एक आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह हड़बड़ा गई। वह नींद में जा चुकी थी और नींद में ही अतीत उसके सामने परत दर परत खुल रहा था। ये जारा की आवाज थी, 13 साल की जारा, जो अपने से 3 साल छोटी 10 साल की अनाबिया को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर खींच रही थी। लेकिन ये मेरा कमरा है, मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ, अनाबिया ने सिसकते हुए कहा। मगर जारा ताकतवर थी। उसने उसे बाहर धकेलकर खुद दरवाजा बंद कर लिया। बाहर लॉन्स में बड़े सोफे पर बैठकर वह कितनी देर तक रोती रही। उसे पता था चुप करवाने कोई नहीं आएगा। माँ की मौत के बाद तो वह वैसे भी लावारिसों जैसी जिंदगी जी रही थी। एक बूढ़ी आया ही थी घर में जो उसे खाना वाना दे दिया करती थी। लेकिन तैमूर साहब बीवी की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने भी बेटी की तरफ देखना छोड़ दिया था। चौंके तो उस दिन जब रसोई में अपने लिए खाना गर्म करते हुए अनाबिया के हाथ पर करी गिर गई। उसकी चीखें सुनकर तैमूर साहब, जो कमरे में अंधेरे में बैठे थे, दौड़ते हुए रसोई में आ पहुंचे, जहां वह फूट फूट कर रो रही थी। आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तैमूर साहब, बच्ची अभी छोटी है, अपना ध्यान नहीं रख सकती, आप दफ्तर चले जाते हो, कहीं ये किसी दिन अपना कोई नुकसान न कर बैठे। आया ने उन्हें समझाया। वह अपना सामान बांधे बैठी थी। उसका बेटा उसे लेने आया था और वह उसके साथ गांव जा रही थी। इस आया के अलावा तैमूर साहब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अनाबिया की उम्र उन दिनों सिर्फ 8 साल थी। बढ़ती उम्र की बच्ची को वो किसी और के हवाले नहीं कर सकते थे। तंग आकर उन्होंने अपनी मरहूम बीवी को भुलाकर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। उनकी दूर की कजिन सफीना ब्याह कर उनके घर आई तो उसके साथ जारा भी थी। उसके पहले शौहर से उसकी औलाद, खामोश और संजीदा सी बच्ची। उसने आते ही अनाबिया को बड़े गौर से देखा। अच्छा है, अनाबिया की इससे दोस्ती भी हो जाएगी, तैमूर साहब ने सोचा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तैमूर साहब तो शादी के चंद महीनों बाद ही दुबई चले गए और पीछे अनाबिया पूरी तरह से सफीना बेगम और जारा के रहमो करम पर आ गई। इन दोनों ने उसे पूरी तरह सिंड्रेला बना दिया। घर के छोटे बड़े सारे काम वह करती। जारा ने उसे उसके कमरे से महरूम कर दिया। घर में मौजूद इकलौता कंप्यूटर चलाने की इजाज़त सिर्फ जारा को थी। सिर्फ वही अगर चाहती तो अनाबिया कभी कभार उसे इस्तेमाल कर सकती थी। बाप का फोन आता तो चाहने के बावजूद अनाबिया उससे कुछ बात नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ छुट्टियों के इंतजार में रहती कि कब तैमूर साहब वापस आएंगे और वह अपने दिल की बात कह सकेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही तैमूर साहब वापस आते, सफीना बेगम और जारा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता। खाने की मेज पर वो बार बार खाने की चीजें अनाबिया के सामने रखती और जैसे ही तैमूर साहब इधर उधर होते, आंखें निकालते हुए सिर्फ एक ही धमकी देती, अगर अपने बाप को कुछ भी बताया तो अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूंगी। अनाबिया कांप कर रह जाती। अंधेरे बाथरूम में बंद होने का तजुर्बा बहुत खौफनाक था। एक दफा वह उसे बंद कर भी चुकी थी, जब झारा ने रोशनदान से कॉकरोच से भरा शॉपिंग बैग अंदर लुढ़का दिया था। अनाबिया की चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं और बेहोश होने के बाद ही उसे बाहर निकाला गया था। वह झुरझुरी लेकर रह जाती। नतीजतन उसने कभी तैमूर साहब को नहीं बताया कि घर में उसके साथ कैसा सुलूक होता है। और अब जब दोनों ही जवानी की हदों में कदम रख चुकी थीं, अनाबिया 18 साल की जबकि झारा 21 साल की हो चुकी थी,
तो तैमूर साहब के बड़े भाई, जो पहाड़ी इलाकों में बनी अपनी पारिवारिक हवेली में रहते थे, अचानक ही मिठाइयों की टोकरियों के साथ उनके घर आ पहुंचे। हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दो तैमूर, बहुत वक्त रख लिया तुमने उसे। सादान को विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे हमें तो इस नौकरी की जरूरत नहीं थी, खानदानी जायदाद ही इतनी है कि सालों तक बैठकर खाए तो भी कम नहीं पड़ेगी, लेकिन नौकरी बहुत ऊंचे पद पर है। अब तुम जल्दी से अनाबिया का रिश्ता हमें दे दो, सल्जुक साहब ने मोहब्बत से कहा। तो सफीना बेगम ने बेचैनी से सोफे पर करवट बदली। अनाबिया क्यों, ज़ारा क्यों नहीं? वह बड़ी है और उसका ज्यादा हक है। अनाबिया तो वैसे भी अभी छोटी है, सारा दिन बंदरों की तरह उछल-कूद करती रहती है। अक्ल तो जैसे उसमें नाम को भी नहीं। ज़ारा सुघड़ है, डिग्री पूरी कर चुकी है, कहीं ना कहीं तो हमें उसका रिश्ता करना ही है। तो फिर सादान क्यों नहीं? खानदान का लड़का है और इतनी दौलत जायदाद वाले लोग हैं। आप फौरन ज़ारा के लिए उन्हें हाँ कर दीजिए। सफीना बेगम ने रात होते ही तैमूर साहब का हाथ पकड़कर कहा, तो वो सोच में पड़ गए। सल्जुक साहब ने बहुत मोहब्बत से अनाबिया का रिश्ता मांगा था। बचपन से ही वो अनाबिया को अपनी बहू कहकर पुकारा करते थे, लेकिन अब बीवी की बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गए। अगर जबरदस्ती बेटी का रिश्ता भाई के घर करते तो सब यही समझते कि उन्होंने ज़ारा को कभी अपनी सगी बेटी का दर्जा नहीं दिया। न चाहते हुए भी वह एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो गए, और जब उन्होंने फोन पर अपने भाई को बताया कि वह अनाबिया की बजाय ज़ारा का रिश्ता सादान से करना चाहते हैं, तो एक पल के लिए वह चुप हो गए, लेकिन फिर खुशी से हंस दिए। क्यों नहीं, ज़ारा भी हमारी बेटी है, शादी की तैयारियां शुरू करो। और तैमूर सिद्दीकी के सिर से जैसे कोई भयानक बोझ उतर गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। ज़ारा तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। इतना अमीर रिश्ता बैठे बैठे मिल गया था। उसे वैसे भी मिडिल क्लास लोगों की तरह जीना पसंद नहीं था। सुनो, ये सारे कपड़े अब तुम रख लो। वैसे भी सादान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी होने वाली बीवी सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहने। ये लोकल कपड़े अब मुझ पर फपते नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी पर खूब जचेंगे। ज़ारा ने कपड़ों का ढेर उसके सामने फेंकते हुए तंजिया अंदाज में कहा और मोबाइल कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गई। अनाबिया ने हैरानी से कपड़ों को देखा और फिर आईने में नजर आते अपने अक्स को। उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज़ारा उसका यूं मजाक उड़ाया करती जैसे वो किसी काबिल ही ना हो। बड़ी बड़ी काली आंखें, दूधिया गोरी रंगत और कमर तक आते स्याह बाल। 18 साल की उम्र में उसका कद 5 फुट 2 इंच से भी ज्यादा था। उसे तो अपने आप में कोई कमी नजर नहीं आती थी। कंधे उचकाकर उसने सारे कपड़े अलमारी में रख दिए। उसे पता था माँ ने उसे कभी खुद से नए कपड़े सिलवाकर नहीं दिए, तो अब भी नहीं देंगी। सारी जिंदगी वह ज़ारा की उतारण ही पहनती आई थी। ज़ारा और सादान की शादी का दिन करीब आया। अनाबिया बेहद खुश थी। सारे माहौल में वह चहकती फिर रही थी। दूध पिलाई की रस्म के लिए वह दूध का गिलास लेकर आगे बढ़ी तो सफीना बेगम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। इधर आओ मेरी तरफ। इतनी तेज लिपस्टिक लगाकर अपने बहनोई के सामने क्यों जा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो वैसे भी इतना भड़कीला सा लिबास दिलवा दिया है तुम्हें तुम्हारे बाप ने। दुपट्टा ठीक से सिर पर लो और इसे साफ करो। उन्होंने टिश्यू लगभग उसके मुंह पर ठूंसते हुए कहा तो अनाबिया का चेहरा फीका पड़ गया। शर्मिंदगी सी महसूस हुई। सामने सादान के बराबर में बैठी दुल्हन बनी ज़ारा ने अपनी गर्दन फख्र से उठा ली थी। जिस शानदार तरीके से उसकी बारात आई थी, उसे साफ दिख रहा था कि उसकी आने वाली जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। सादान ने बरी में लाखों के जेवरात बनवाए थे। बारात रुखसत होने लगी तो सल्जुक सिद्दीकी ने मुड़कर छोटे भाई को देखा। अब तो तुम भी अपनी कसम तोड़ दो। दुबई से वापस आए हुए तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम्हारी बेटी को ब्याह कर ले जा रहे हैं। अब तो हवेली आओगे ना? उन्होंने पूछा तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए। फिक्र मत करो, हम लोग जल्द ही चक्कर लगाएंगे। अनाबिया तो खुशी से उछल पड़ी। हवेली जाने का उसका ख्वाब पुराना था। वहाँ उसका सारा खानदान रहता था और वह तसव्वुर ही तसव्वुर में सोचती थी कि पहाड़ों में बसी वो शानदार हवेली कैसी होगी। ज़ारा ने तो जाने के बाद पलटकर फोन करना तक गवारा न किया। वह तो अपनी शाही ठाट बाट में इतनी मशगूल हुई कि सफीना बेगम तक को भूल गई। वह उठते बैठते शिकायतें करने लगी। अनाबिया भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। कॉलेज में इम्तिहान चल रहे थे। इम्तिहान खत्म हुए और फिर प्रैक्टिकल्स। 6 महीने कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला।
कॉलेज से बैग थामे जब वह घर आई तो सामने बैठे तैमूर साहब ने मुस्कुराकर उसे देखा। छुट्टियां हो गई मेरी बेटी की? उन्होंने पूछा तो अनाबिया मुस्कुरा दी। जी हाँ बाबा जान, लंबी छुट्टियां मिली हैं। आपने वादा किया था कि इस बार घुमाने लेकर जाएंगे। कौन से पार्क लेकर जाएंगे? अनाबिया ने सादगी से कहा तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए। पार्क नहीं, इस बार तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। तैयारी कर लो, हम लोग हवेली जाएंगे। उसी बहाने झारा से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम वहां की खूबसूरती भी देख सकोगी। उनके कहने पर अनाबिया खुशी से उछल ही तो पड़ी और बाप के गले में बाहें डालकर लटक गई। शुक्रिया बाबा जान, आप कितने अच्छे हैं। खुशी से उनके साथ झूलते हुए कह रही थी जब सफीना बेगम पास बैठते हुए उसे टोका। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक उठने बैठने की तमीज नहीं आई? कमरे में जाओ। उनके टोकने पर वो शर्मिंदा होती हुई उठ खड़ी हुई, मगर तैमूर साहब का वादा सच्चा था। कुछ ही दिनों में उन्होंने हवेली रवाना होने का सारा इंतजाम कर लिया था और आखिरकार वो मनहूस दिन भी आ पहुंचा जब अनाबिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। जिस दिन हवेली से आई गाड़ी से उतरते ही उसने हवेली पर पहली नजर डाली। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल सी गईं। इतनी बड़ी और शानदार हवेली, दूर से झांकते पहाड़ और पहाड़ी इलाके का हुस्न उसे मोहित कर रहा था। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आए सल्जूक सिद्दीकी ने उन्हें अंदर की जानिब मोहब्बत से बुलाया तो तैमूर साहब सफीना बेगम का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिए। मुलाजिमों की एक पूरी फौज थी जो उनके साथ अंदर जा रही थी। अनाबिया ने भी उनके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए और तभी उसे याद आया, ओह मेरा हैंडबैग, वो तो गाड़ी में ही रह गया। वो एकदम पलटी और तभी उसका दिमाग घूम गया। सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। वो तो ये भी भूल गई थी कि किस गाड़ी में वो लोग यहाँ तक आए थे। परेशानी से दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए वो हर गाड़ी को देख रही थी। ड्राइवर ही नजर आ जाए, उसी से पता चल जाएगा, उसने सोचते हुए कहा। हैंडबैग में उसका मोबाइल, मेकअप और सारी जरूरी चीजें थीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? भारी आवाज पर वो अचानक पलटी। सामने सादान से मिलते जुलते चेहरे वाला एक शख्स खड़ा था। काली आंखें, माथे पर गिरते स्याह बाल और काली जैकेट पहने वो पहाड़ी हुस्न का जिंदा सबूत था। अनाबिया ने एक लम्हे में ही उसे पहचान लिया। वो गाजन सिद्दीकी था, उसके चाचा का छोटा बेटा। बचपन के बाद उसने आज पहली दफा उसे देखा था। गाजन लाला, दरअसल मेरा बैग गाड़ी में रह गया है, उसमें मेरी कुछ चीजें हैं, उसने शर्मिंदगी से बताया तो गाजान के लब्बों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो पलटा और सामने पार्क हुई गाड़ियों में से एक की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके हाथ में अनाबिया का बैग था। बैग को देखते ही अनाबिया ने राहत की सांस ली। शुक्रिया, इसमें मेरा टूथा ब्रश भी था, मुझे ब्रश किए बिना नींद नहीं आती, उसने झेंपते हुए कहा। अब की बार गजान की मुस्कान बेख्तियार थी। अब अंदर चलना है या यहीं खड़े खड़े बर्फ का बुत बनना है? थोड़ी ही देर बाद यहाँ सख्त सर्दी हो जाएगी। ये शहर नहीं, पहाड़ी इलाका है, गजान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो अनाबिया को अचानक बढ़ती हुई ठंड का एहसास हुआ। शॉल अपने गर्द लपेटते हुए उसने गजान की हमराही में अंदर कदम बढ़ा दिए। हवेली जितनी बाहर से शानदार थी, अंदर से भी उतनी ही रौबदार थी। जारा के तो अंदाज ही बदल चुके थे। उसे देखते ही अनाबिया हैरान रह गई। शाही अंदाज में वो सोफे पर बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी। अनाबिया को देखकर उसने बस एक बनावटी सी मुस्कान के साथ हेलो कहने पर ही इक्तिफा किया। अनाबिया को थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई, लेकिन हवेली का हुस्न देखते हुए वो सब कुछ भूल गई। जितने दिन भी यहाँ रहूंगी, इस पूरे इलाके को जी भर कर देख लूंगी और ढेर सारी तस्वीरें बनाऊंगी, उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था। तभी एक मुलाजिम ने आकर खाने के लगने की इतला दी। खाने की मेज पर क्या था जो मौजूद नहीं था? सब लोग कुर्सियों पर बैठ चुके थे। वो हाथ धोकर जब टेबल पर आई तो वहां सिर्फ एक ही कुर्सी बची थी जो गाजान के बराबर में थी। एक पल के लिए वो झिझकी, मगर सब लोग खाने में मसरूफ थे। बैठ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, सल्जूक साहब ने मोहब्बत से कहा तो वो कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। कुर्सी भारी थी, 2-3 बार खिसकाने पर भी न हिली तो गराजान ने पलटकर उसके लिए कुर्सी खींच दी। किसी ने सर उठाकर न देखा, सिवाय झारा के, जिसने चुभती हुई निगाह गाजन और उसके बराबर बैठती अनाबिया पर डाली। सादान इतनी जल्दी वापस चला गया और अकेला ही गया, झारा को साथ नहीं ले गया।
तैमूर साहब ने प्लेट में चावल डालते हुए सल्जूक साहब से पूछा तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। अमेरिका में आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो फिलहाल झारा को वहां नहीं ले जाना चाहता। वैसे ही पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां आम हैं, ख्वाह मख्वा झारा वहां जाकर किसी परेशानी में न पड़ जाए। उसने कहा है कि कुछ अरसे बाद झारा को वहां बुलवा लेगा। उन्होंने बड़ा वाजह जवाब दिया था, मगर झारा ने बेचैनी से पहलू बदला। अनाबिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसका सफेद पड़ता रंग उसे दूर से ही नजर आ गया था। अनाबिया को हैरत हुई। अपने अमेरिका जाने की बात पर तो उसका रंग खुशी से गुलाबी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यूं लग रही थी जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। एक्सक्यूज मी। अचानक ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सबने चौंक कर उसे देखा। झारा ने खाना क्यों नहीं खाया? सफीना बेगम ने परेशानी से कहा तो सल्जूक साहब ने तसल्ली दी। सादान के जिक्र पर उसी तरह अपसेट हो जाती है। नई नवेली दुल्हन है ना, अभी उसे अपने शौहर की याद आती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जल्दी उनके पास चली जाए, और दरअसल 2 रोज हो गए हैं। सादान का नंबर भी नहीं लग रहा। शायद वो वहाँ मसरूफ है, इसलिए भी उसे याद कर रही होगी। सल्जूक साहब की बात पर सभी सर हिलाते हुए खाना खाने में मसरूफ हो गए थे। सिर्फ अनाबिया ही थी जो उलझन भरी निगाहों से वहां देख रही थी जहां झारा चली गई थी। वो बचपन से लेकर आज तक झारा को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था वो किसी चीज को इतनी जल्दी खुद पर सवार नहीं करती, और वैसे भी वो खुद में मग्न रहने वाली लड़की थी। इतनी दौलत और शान और शौकत जिसकी हमेशा उसने ख्वाहिश की थी, उसे पाने के बावजूद वो अमेरिका क्यों जाना चाहेगी? उसे अपने सवाल का कोई जवाब न मिला तो कंधे उचकाकर वो खामोशी से खाना खाने लगी। ये कबाब लो, बहुत अच्छे बने हैं, दुम्बे के गोश्त के हैं। गाजान ने कबाब उसकी प्लेट में रखते हुए कहा तो उसने बेजारी से नजर उठाकर उसे देखा। इंतहाई नफासत से खाना खाते हुए वो मग्न नजर आ रहा था। उम्र में वो उससे कम अज कम 10 साल बड़ा था। सादान और वो दोनों जुड़वां थे। यही वजह थी कि वो उसके मुकाबले में काफी मैच्योर नजर आ रहा था। अपने कमरे में आते ही उसे थकावट का शदीद एहसास हुआ। खिड़की से बाहर फैली रात में भी सर उठाए हुए देवहिकल पहाड़ साफ नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में दरख्तों के साए माहौल को मजीद परासरार बना रहे थे। तो वो पर्दे बराबर करती हुई बेड पर आकर लेट गई। हवेली की हर चीज से अमारत टपक रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। वो लोग आसपास के इलाके घूमते रहे। अनाबिया जगह की खूबसूरती देख देखकर मुसहूर हुई जा रही थी। गाजान इन सब को लेकर एक वाटरफॉल दिखाने ले गया था। वहां से वापसी पर ज़ारा को कुछ चीजें लेनी थीं। उसने जिद करके गाजान से नजदीकी बाजार की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। रात बहुत हो रही है भाभी, अम्मा ने घर में बारबेक्यू का प्रोग्राम भी सेट कर रखा है। अगर हम बाजार जाएंगे तो हमें काफी लेट हो जाएगा। गाजान ने संजीदा लहजे में झारा से कहा, लेकिन वो अचानक चिढ़ गई। जब मैंने तुमसे कहा है कि बाजार चलो, मुझे कुछ चीजें लेनी हैं, तो सुन क्यों नहीं रहे? उसके लहजे की टोन ऐसी थी कि सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गजान ने खामोशी से गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ ली थी। तुम लोग यहीं पर वेट करो, मुझे जो लेना है मैं लेकर आ जाती हूँ। गाड़ी रुकते ही ज़ारा जल्दबाजी में बाहर निकली थी। अनाबिया ने चौंक कर उसे देखा। उसका ये मिजाज तो न था, वो तो शॉपिंग भी पूरा दिन लगाकर करती थी। कंधे उचकाकर वो सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए। गाजान गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास का जायजा ले रहा था। वो ज़ारा के अंदर अकेले जाने से बेचैन था। मैं यहाँ गाड़ी के पास खड़ा होता हूँ, तैमूर साहब आप अंदर चलें। भाभी अकेली बाजार में चली गई हैं, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। गाजान ने कहा तो तैमूर सिद्दीकी साहब अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। अनाबिया भी उनके साथ ही बाहर आ गई थी। धीरे धीरे चलते वो दोनों बाजार में लगी दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। ज़ारा जिस दुकान का बताकर गई थी, वहां तक पहुंचकर अनाबिया चौंकी। वहां ज़ारा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तैमूर साहब भी परेशान निगाहों से दाएं बाएं देख रहे थे। यहाँ पहाड़ी इलाके में मोबाइल के सिग्नल जरा मुश्किल से ही आते थे। हवेली में तो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। अरे हैरत है, बाजार में सिग्नल आ रहे हैं, उन्होंने कहा, और तभी अनाबिया की नजर झारा पर पड़ी। वो दुकानों के दूसरी तरफ जरा कम रश वाले इलाके में खड़ी थी। मोबाइल उसने कान से लगा रखा था और वो किसी से बात कर रही थी।
उसके बात करने के अंदाज में वाजह झुंझलाहट थी, जैसे वो किसी बात पर मुसलसल जोर दे रही हो। अनाबिया ने हैरत से उसे देखा। बाबा, वो रही आप ही, अनाबिया ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज पर झारा ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए तो उसका रंग सफेद पड़ गया और फिर उसने शोला बार निगाहों से अनाबिया की तरफ देखा। आ जाओ भाई ज़ारा, देर हो रही है। तैमूर सिद्दीकी की आवाज पर वो मोबाइल पर्स में रख कर उनके पास चली आई थी। गाड़ी में बैठने तक वो अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी। घर वापस आते ही वो सब हवेली के पिछले लॉन में चले आए थे, जहां ताई जान ने शानदार बारबेक्यू का इंतजाम कर रखा था। पहाड़ी इलाके की रात वाकई हसीन थी। हंसते मुस्कराते, एक दूसरे से बातें करते और खाना खाते उन्हें काफी देर गुजर गई। अनाबिया तो जल्दी सोने की आदी थी, उसे ठंड भी लग रही थी। बाबा, मैं कमरे में जा रही हूँ, उसने बाप को इतला दी तो उन्होंने सर हिला दिया। आहिस्तगी से सबके बीच से उठकर चलती हुई कमरों की तरफ चली आई। यहाँ कतार में कमरे बने हुए थे, सभी के दरवाजे एक जैसे थे। न जाने उसकी किस्मत बुरी थी या क्या। कतार के पहले सिरे पर कदम रखते ही वो भूल गई कि उसका कमरा कौन सा है। यहाँ रोशनी जरा मध्यम ही थी। अनाबिया को पता भी नहीं था कि कौन सा बोर्ड लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। अंदाजे से ही वह चलती हुई आगे आई और बीच वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि सामने वही बिस्तर था जिस पर वह पिछली रात सोई थी। कमरे की साज सज्जा भी वैसी ही थी। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने लाइट ऑन करने की भी जहमत नहीं उठाई। दरवाजा बंद किया तो कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। वह जल्दी से जूते उतारकर कंबल में जा घुसी। सर्दी से उसकी हालत खराब हो रही थी। कंबल की गर्मी मिली तो कुछ ही देर में वह सुकून से गहरी नींद में चली गई। न जाने कितनी देर गुजर गई थी जब अचानक उसे अपने बाजू पर किसी अजीब से स्पर्श का एहसास हुआ। वह गहरी नींद में थी। नींद के टूटने पर उसने हल्का सा करवट ली और बाजू हटाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा नींद में जा पाती, अचानक उसे अपने सीने पर कोई बोझ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। अनाबिया ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पूरा वजूद अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। एक झटके से उसकी आंखें खुलीं। कमरा अंधेरे में डूबा था। अनाबिया ने जल्दी से ऊपर का बोझ हटाना चाहा और उसके होश उड़ गए। वह किसी का बाजू था जो उसके सीने पर रखा था। उसके बिल्कुल करीब से आती गहरी सांसों की आवाज बता रही थी कि कोई उसके साथ सो रहा है। अनाबिया के होंठों से घुटी हुई सी चीख निकली। उसने डरते डरते दाईं तरफ देखा और जोर का झटका लगा। वह और कोई नहीं, गहाजान सिद्दीकी था जो गहरी नींद में था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शायद उसने नींद में ही हाथ अनाबिया के ऊपर रखकर उसे अपने करीब कर लिया था। अनाबिया का वजूद जैसे झलझले की जद में आ गया। उसने एक जोरदार चीख मारी और झटका देकर गाजान को पीछे हटाया और तेजी से बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। झटके से गाजान की भी नींद खुल गई थी और अब वह भी हैरानी से इधर उधर देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। अनाबिया के बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा नदारद था और आंखों में डर समाया हुआ था। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, आप यहाँ क्यों आए? उसने घबराए हुए लहजे में कहा और अगले ही पल गाजान ने माथे पर हाथ मारा। ओह, मेरे कमरे और तुम्हारे कमरे की साज सज्जा बिल्कुल एक जैसी है। शायद इसी वजह से तुम गलती से यहाँ आ गईं, लेकिन ये मेरा कमरा है। मैंने भी नहीं देखा कि तुम यहाँ सो रही हो, गाजान ने बिस्तर से उठते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। अनाबिया की चीख ने सभी को चौकन्ना कर दिया था। कौन है अंदर? क्या हुआ है? अनाबिया, दरवाजा खोलो गाजान। तैमूर सिद्दीकी साहब बाहर से चिल्ला रहे थे। अनाबिया का रंग उड़ चुका था। गाजान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अनाबिया तो जमीन में गड़ी जा रही थी। वह उसे रोकना चाहती थी पर रोक न सकी। गाजान ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े सभी लोग एक साथ अंदर आ गए और अंदर का मंजर देखकर जैसे सबके होश उड़ गए। अनाबिया बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ बिस्तर के किनारे खड़ी थी और उसका दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। क्या तमाशा हो रहा है ये सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। तैमूर साहब ने अचानक गवाजान का गिरेबान पकड़ लिया। सभी को हालात की गंभीरता का एहसास हो चुका था। तभी पीछे खड़ी झारा अचानक आगे बढ़ी। गहाजान का इसमें क्या कसूर है बाबा जान? ये उसी का कमरा है, यकीनन अनाबिया ही यहाँ आई है। आप देख नहीं रहे कितनी इत्मीनान से खड़ी है? अगर इसके साथ जबरदस्ती हुई होती तो क्या ये इतनी आराम से खड़ी होती? चिल्ला चिल्ला कर पूरी हवेली को इकट्ठा कर लिया होता इसने। मैं कल से देख रही हूँ, ये गहाजान के आगे पीछे फिर रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी गिरी हुई सोच की मालकिन निकलेगी। हवेली के ठाट बाट, दौलत और जायदाद देखकर इसने अपनी इज्जत तक गाजान के कदमों में रख दी। जारा के झर में डूबे अल्फाजों ने सबका रुख अनाबिया की तरफ मोड़ दिया। वह जो अब तक खुद को संभाल भी नहीं पाई थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं बाबा जान, ऐसा नहीं है। दरअसल उसने टूटे हुए लफ्जों में कुछ कहना चाहा, लेकिन झारा ने अचानक आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अगर तुम्हें गहाजान से शादी ही करनी थी तो पहले बता देती। हम इज्जतदार तरीके से तुम्हारा निकाह कर देते, लेकिन तुमसे तो जवानी ही नहीं संभल रही। तौबा तौबा, कौन करता है ऐसे? अनाबिया बूढ़े बाप का ही कुछ ख्याल कर लेती। झारा लगातार जलती पर तेल डाल रही थी। अनाबिया कभी अपने बाप को देखती तो कभी गजान को। तैमूर साहब के अचानक ही कंधे झुक गए थे। उनके हाथों से गजान का कॉलर छूट गया। बाबा, ऐसा नहीं है। अनाबिया ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार तैमूर साहब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। झुके कंधों के साथ वो अचानक पलटे और कमरे से निकल गए। चलो यहाँ से। जारा ने उसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए बराबर वाले कमरे में ले आई। वो फूट फूट कर रो रही थी। आपी, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुरान पर हाथ रखने को भी तैयार हूँ। मैं तो उन्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं गलती से उनके कमरे में चली गई थी। वो लगातार कह रही थी, मगर जारा उसकी एक नहीं सुन रही थी। कमरे में धक्का देते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में खड़े गाजान ने पेशानी पर हाथ रख लिया। मामला अचानक ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। कपड़े बदलकर वो बाहर आया, जहाँ सब लाउंज में बैठे थे। गाजान की आहट सुनते ही सबने उसकी ओर देखा। तैमूर साहब की नजरों में साफ नफरत थी। गाजान को समझ नहीं आया कि वो सबकी गलतफहमी कैसे दूर करे। मुझे माफ कर दो तैमूर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी हरकत करेगा। अगर तुम्हारी बेटी से गलती हुई है तो जिम्मेदार गाजान भी है। सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए। ये सुलजौक सिद्दीकी साहब की आवाज थी। गाजान ने हैरानी से अपने बाप की ओर देखा। बेहतर यही है कि मैं अनाबिया को लेकर यहाँ से चला जाऊं, तैमूर साहब पहली बार बोले थे। लेकिन तभी सुलजौक साहब बोल उठे, नहीं, अब इस बात का अंजाम जरूरी है। मैं पहले भी अनाबिया के रिश्ते का तलबगार था और अब भी वही कहता हूँ। गाजान के लिए अनाबिया का रिश्ता मुझे दे दो। हम कल सुबह ही उनका निकाह कर देते हैं। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें उनके रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। सुलजौक साहब की बात पर जैसे सबको सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा सफेद रंगत तो जारा की पड़ गई थी। ये क्या कह रहे हैं ताया जान? निकाह गाजान और अनाबिया का? नहीं नहीं, अनाबिया इस लायक नहीं। बेतरतीब जुमले झारा के लब्बों से निकले। तैमूर साहब ने चौंक कर अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा। बाबा जान सही कह रहे हैं चाचा, अब मेरा और अनाबिया का निकाह करवा दें। संजीदा आवाज में गाजान ने कहा तो तैमूर साहब ने नजरें उठाकर उसे देखा और अगले ही पल सिर झुका लिया। यह उनकी हाँ का इशारा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन झारा बेचैन होकर खड़ी हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर से उसने बेचैनी से कहा। अब की बार तैमूर साहब ने हैरानी से पूछा, तुम्हें निकाह से क्या एतराज है? बदनामी तो अनाबिया की हो ही चुकी है। निकाह हो जाएगा तो कम से कम वो सारी जिंदगी की जिल्लत से तो बच जाएगी। तैमूर साहब की बात पर जारा अचानक खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी बेचैनी किसी से छुपी नहीं थी। तेजी से उठकर वो अपने कमरे में चली गई थी। सुलजौक सिद्दीकी साहब ने गाजान और अनाबिया के निकाह का हुक्म दे दिया था। अगली सुबह होते ही दोनों के निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पूरे इलाके के मेहमानों को बुलाया गया था। खानदान भर के लोग शरीक हो रहे थे, मगर सुलजौक साहब ने किसी को नहीं बताया था कि इतना अर्जेंट निकाह क्यों रखा गया है। वो बहुत खुश थे। उन्हें तो अनाबिया शुरू से ही पसंद थी। सिर्फ अनाबिया ही थी जो अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। जब शाम ढले जारा ने उसका निकाह का जोड़ा उसके सामने फेंका तो वो किस तरह उसकी मिन्नतें करने लगी थी।
लेकिन जारा को तो अनाबिया की सूरत से भी नफरत थी। नींद में गुम अनाबिया को अचानक अपने दाएं गाल पर किसी के लम्स का एहसास हुआ तो उसने बेचैनी से आंखें खोलीं। सामने गजान खड़ा था। सफेद रंग की शेरवानी उतार दी थी। शायद वो कमरे में आने के बाद लिबास बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नरम सा तासुर था। अनाबिया को खुद को संभालने में कुछ लम्हे लगे और फिर उसने एक झटके से उसका हाथ दूर हटा दिया। दूर हटे मुझसे, मैं सब समझती हूँ। ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है। पहले मुझे बदनाम किया और फिर अच्छा बनते हुए मुझसे निकाह करने की शर्त रख दी। कितने गिरे हुए इंसान हैं आप। मैं आपको अपना भाई समझती थी। अनाबिया बेड से उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। गाजान ने सीने पर हाथ बांधते हुए भरपूर नजरों से उसका जायजा लिया। लाल रंग के अरूसी लिबास में उसका हुस्न कयामत ढा रहा था, मगर जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की ताब गाजान में नहीं थी। देखो अनाबिया, इस पूरे सिलसिले में मैं भी उतना ही बेकसूर हूँ जितनी कि तुम। उस रात न तुमने गलती की थी और न ही मैंने। कमरे में मैं भी बिना देखे दाखिल हो गया था और आते ही सो गया था। और फिर जब सब ने निकाह की बात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई हो। एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे अजीब सी अनसियत हो गई थी। उसने आगे बढ़कर अनाबिया को कंधों से थामना चाहा, लेकिन वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। हाथ मत लगाइएगा मुझे, नफरत हो रही है मुझे आपके वजूद से। जानबूझकर आपने मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया, सब मुझे बदचलन समझ रहे हैं। वह अचानक ही दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपमान से गाजान का चेहरा लाल पड़ गया था। देखो अनाबिया, मैं कह रहा हूं ना कि ये सब मैंने नहीं किया, उसने अनाबिया के बराबर बैठते हुए कहा, लेकिन उसकी नजदीकी जैसे अनाबिया के अंदर आग लगा रही थी। वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। निकल जाए मेरे कमरे से, घिन आ रही है मुझे आपके वजूद से। अपनी हैसियत और दौलत का घमंड है ना आपको, मत भूलिए। ये खानदान मेरा भी कुछ लगता है, और अगर मैंने अपने घर वालों के सामने बता दिया कि आपने ये सब जानबूझकर किया है तो क्या रह जाएगी आपकी इज्जत। वह चिल्लाई। आप लोगों के घर में होता होगा ये सब आम बात, लेकिन हमारे लिए रात की तन्हाई में किसी लड़की के साथ कोई लड़का पकड़ा जाए तो वो आम बात नहीं होती। मेरी पाकीज़गी पर कीचड़ उछालने की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। रोते हुए ये जुमले उसके लबों से निकले। खुद पर कड़ा नियंत्रण रखते हुए गहाजान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा था कम से कम तुम मुझे समझोगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सबकी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हो गया है। गहाजान की आंखों में गहरी नाराजगी उतर आई थी, लेकिन अनाबिया को कोई परवाह नहीं थी। गहाजान ने एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। शायद वो उसे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अनाबिया ने नफरत से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। ये उसके लिए आखिरी इशारा था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। खाली कमरे में अनाबिया अकेली रह गई। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। उसने अपने कानों की ज्वेलरी नोच नोच कर फेंक दी। जब कुछ न सूझा तो एक बार फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रोते रोते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा था। आंखों पर पड़ने वाली रोशनी ने उसे बेचैन करके जगा दिया। आंखें मसलते हुए वह उठकर बैठ गई। कुछ देर तक तो उसके होश ही ठिकाने नहीं रहे। फिर अचानक रात का सारा मंजर याद आ गया और उसका दिल एक बार फिर बैठने लगा। उठ गई? कपड़े नहीं बदले थे रात को? या गाजान कमरे में आया ही नहीं? आवाज पर अनाबिया चौंक कर मुड़ी। खिड़की के पास झारा खड़ी थी। उसी ठाठ और घमंड के साथ चेहरे पर तंज भरी मुस्कान सजाए वह अनाबिया को सिर से पांव तक घूर रही थी। जिसने अब तक अपनी शादी का जोड़ा ही पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे और काजल फैला हुआ था। अपी, मेरा यकीन करें, उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप सब समझ रहे हैं। अनाबिया ने एक बार फिर झारा की मिन्नतें शुरू कर दी, लेकिन उसने नफरत से सिर झटक दिया। बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ तुम्हारे ड्रामे देखने नहीं आई। मैं जो कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनो। अपनी शक्ल देखो और गाजान को देखो। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है वो। उसने तुमसे शादी क्यों की है? वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था और तुम खुद उसकी झोली में जा गिरी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा रात को वापस नहीं गए, उन्हें ताया जान ने रोक लिया था। तुम सारी जिंदगी गजान के साथ भला कैसे रहोगी?
तुम्हारा और उसका तो कोई मेल ही नहीं। इतनी बेवकूफ़ हो तुम, और उसकी शानदार पर्सनैलिटी देखी है। बेहतर यही है कि तुम सबके सामने जाकर कहो कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए, फिर बाबा तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जारा की बात पर अनाबिया सन्न रह गई। उसने तो अब तक अपने निकाह की बात को ही पूरी तरह कबूल नहीं किया था, और अब तलाक, इस लफ्ज ने तो जैसे उसे हिलाकर रख दिया। ऐसे आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रही हो? जरा खुद को देखो। पहली रात की दुल्हन को कोई छोड़कर बाहर जाता है क्या? अगर गराजान को तुम में जरा भी दिलचस्पी होती तो वो रात तुम्हारे साथ गुजारता। उसने तो तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। उस रात भी उसने न जाने कैसे। अपनी बात अधूरी छोड़कर झारा ने एक नफरत भरी नजर अनाबिया पर डाली। अनाबिया ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वाकई कह तो वह सही रही थी। गाजान और उसके दरमियान ऐसा था क्या कि वह उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहती? निकाह को तो वो रोक नहीं सकी, लेकिन निकाह के बाद आने वाली जिंदगी तो उसके इख्तियार में थी। वह ऐसे शख्स के साथ भला क्यों रहती जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहता था? ठंडे दिमाग से उसने झारा की बातों पर गौर किया। वाकई झारा ठीक कह रही थी। उसे गजान से तलाक ले लेनी चाहिए। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। अगर वो हमेशा यहाँ रहेगी तो सब उसे एक बदचलन लड़की समझकर उस पर तरस खाते रहेंगे, और घाजान, वो तो शायद कभी उसे कबूल ही नहीं करेगा कि वो जानबूझकर खुद उसके कमरे में आई थी। सादा सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुसते हुए अनाबिया ने फैसला कर लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। कपड़े बदलकर बिना मेकअप के जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो देखा कि नाश्ते की मेज पर सब लोग जमा थे। वहां सफीना बेगम और तैमूर साहब भी बैठे नजर आ रहे थे। ताईजान और तायाजान भी वहीं थे। उसे आते देख जारा के लबों पर एक मुस्कान दौड़ गई। अपनी कुर्सी पर बैठा गाजान अजीब साकेत अंदाज में बैठा था। उसका रंग लट्ठे की मानिंद सफेद हो रहा था। कदमों की आवाज सुनने के बावजूद उसने सर नहीं उठाया था। ताईजान ने तो उसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। अनाबिया को जिल्लत का एहसास हुआ। अरे अनाबिया बेटा, आओ तुम भी नाश्ता करो, तायाजान ने प्यार से कहा, मगर उसने ना में सर हिला दिया। मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ, उसने सारी हिम्मत जुटाकर कहा। झारा सीधी होकर बैठ गई थी। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सिर्फ गाजान ही था जो अब भी साकित बैठा हुआ था। अनाबिया को थोड़ा अजीब सा लगा। उस रात जो कुछ भी आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। मैं उस कमरे में गलतफहमी की बुनियाद पर चली गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमें सच बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं नहीं जानती गराजान ने आपको सच बताया है या नहीं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमारा निकाह हुआ, लगता तो यही है कि गराजान ने भी सिर्फ मौके का फायदा उठाया। मगर मैं एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में नहीं बंधी रह सकती जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं। उसकी बात सुनकर जैसे सबके सिर पर बम फूट पड़ा हो। झारा के चेहरे पर तो खुलकर मुस्कान छा गई थी। और बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? झारा ने और उकसाया, लेकिन तैमूर साहब के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। ये क्या बकवास है अनाबिया? सब बड़े बैठे हैं और तुम ऐसी बेहुदा बातें लेकर बैठ गई हो। उन्होंने डांटा, मगर अनाबिया ने दिल कड़ा कर ही दिया। मुझे गाजान से तलाक चाहिए। मैं इस जबरदस्ती के निकाह में नहीं रह सकती। मुझे शहर वापस जाना है। उसकी बात सुनकर सब जैसे स्तब्ध रह गए। गाजान ने पहली बार निगाह उठाकर उसे देखा। झारा ने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में रख दिया। बाबा जान, अनाबिया सही कह रही है। भला उसका और गाजान का क्या मेल है? हो सकता है शहर में इसका किसी के साथ कोई रिश्ता हो, कोई वादा किया हो। जबरदस्ती के रिश्तों में कोई क्यों बंधा रहे? झारा की बात पर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लाउंज का माहौल अचानक बेहद बोझिल हो गया था। अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 ही दिनों में वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि निकाह के बाद तलाक जैसे मोड़ से गुजरने को तैयार होगी। तुम लोगों का जो दिल चाहता है करो। तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद कर सको। देना है मेरी बेटी को तलाक तो दे दो। तैमूर साहब ने तल्ख निगाह से गाजान को देखा। हमने तुम दोनों की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर तुम दोनों ही कुछ और चाहते हो, उन्होंने गुस्से में कहा और मेज से उठ गए। झारा भी उठ खड़ी हुई थी। तभी अचानक गाजान उसकी तरफ पलटा। आप तलाक पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? आपको मेरी और अनाबिया की तलाक से क्या फायदा हो सकता है? उसकी बात कुछ अजीब थी। झारा अचानक सकपका गई।
अनाबिया ने भी चौंक कर झारा की तरफ देखा। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी कि झारा क्यों उसकी तलाक करवाने पर तुली हुई थी। वो तो उन्हें खुश रहने की सलाह भी दे सकती थी। ताया जान भी हैरानी से झारा को देख रहे थे, जो बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी। अरे मुझे पता है अनाबिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इस जैसी बदचलन लड़की को तुम अपनी जिंदगी में शामिल करके खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने आप को देखो, तुम्हें इससे बेहतर लड़की मिल जाएगी, उसने कहा। तो अनाबिया ने भी यकीन भरी निगाहों से अपनी बहन को देखा। कमरे में तो वो कुछ और कह रही थी। नहीं, ये बात नहीं है। आप असली बात हम सबको बता क्यों नहीं देती? चलिए, आप नहीं बता सकती तो मैं कह देता हूँ, ग्राजन ने टूटी हुई आवाज में कहा। वो बात जो आप पिछले 2 दिनों से हमसे छुपा रही है। मगर मुझे हैरत है कि जो बात आपको हमें बता देनी चाहिए थी, आपने क्यों छुपाई? गाहजान की तरफ मुड़ते हुए उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये इशारों में क्यों बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? ताया जान अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। माहौल अचानक गहरा और सन्नाटे से भर गया था। तभी गाहजान की आंख से एक आंसू टपका, जिसे उसने सख्ती से अपने हाथ से पोंछ डाला। उसने मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। उसे नंबर मिलाते देख झारा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने झपट कर गाहजान के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर उसने अपना हाथ दूर हटा लिया। ये बात अब छुप नहीं सकती, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, कहकर उसने मोबाइल पर वीडियो कॉल मिलाई और सबके सामने कर दी। ये अमेरिका में मेरा दोस्त है। 2 रोज पहले एक कार एक्सीडेंट में सादान भाई की मौत हो गई है। उनकी मौत के फौरन बाद किसी ने उनका मोबाइल सड़क से उठा लिया और उनके रूममेट के पास सिर्फ जरा भाभी का नंबर था, इसीलिए उन्होंने जरा भाभी को कॉल करके सब बताया। लेकिन मुझे हैरानी है इस औरत पर, जिसने उन्हें चुप रहने को कहा और बॉडी पाकिस्तान भेजने से भी मना कर दिया। वो 2 दिन से ज़ारा भाभी को कॉल कर रहे हैं कि सादान भाई की बॉडी उनके पेरेंट्स को भेज दी जाए, लेकिन इस औरत का कहना है कि अगर बॉडी यहाँ भेजी गई तो वो सादान की बीवी से विधवा बन जाएगी और उसे जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। गाहजान की बात लाउंज में बम की तरह गूंजी। सभी पर जैसे कहर टूट पड़ा। ताईजान झार झार रोने लगी। झारा का रंग सफेद पड़ गया। ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, झारा ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। तो गाहजान ने अपने दोस्त से कहकर सादान की बॉडी सबको दिखा दी। ताया जान की कमर टूट गई थी। जवान बेटे की अचानक मौत का सदमा उन्हें निढाल कर गया था, मगर गाहजान के पास अभी और भी कुछ था। उसने कॉल काट कर एक रिकॉर्डिंग चलाई और मोबाइल सबके सामने रख दिया। कॉल पर झारा की आवाज उभरी। वो अंग्रेजी में कह रही थी, बस कुछ दिन और इंतजार करो। जिस दिन सादान की मौत की खबर आई, उसी दिन ये मनहूस सब हवेली में आ गए। मना भी किया था मम्मी को कि डैड और अनाबिया को यहाँ न बताएं, लेकिन अब जब ये आ ही गए हैं तो भेज नहीं सकती। ऊपर से आते ही एक नया तमाशा शुरू हो गया है। अनाबिया का निकाह गाहजान से हो गया है, वरना मैं तो सोच रही थी सादान के मरते ही गाहजान से शादी कर लूं। इस दौलत और हवेली के ठाठ से मैं हाथ नहीं धोना चाहती। पहले इस छिपकली को रास्ते से हटाऊंगी, गाहजान से तलाक दिलवाऊंगी, फिर तुम बॉडी भेज देना। सादान की जायदाद न सही, गाहजान की बीवी बनकर मुझे हिस्सा मिल ही जाएगा। झारा सादान के रूममेट से कह रही थी और उनकी बातचीत से साफ था कि दोनों पहले से संपर्क में थे। जवाब में जब सादान का रूममेट पूछता है कि गाहजान अनाबिया को तलाक क्यों देगा, तो ज़ारा हंसते हुए कहती है, क्यों नहीं देगा? निकाह तो गलत फहमी की वजह से हुआ था। मुझे पता था कि अनाबिया गलती से गाहजान के कमरे में गई थी। मैंने जानबूझकर उसे नहीं बताया कि वो सादान का नहीं, गाहजान का कमरा है। मैं चाहती थी उसकी थोड़ी बेइज्जती हो। मुझे क्या पता था कि निकाह हो जाएगा, लेकिन जैसे निकाह हुआ है वैसे ही मैं तलाक भी करवा दूंगी। अब तक जो सारी निगाहें अनाबिया की तरफ थीं, अब सबकी निगाहें झारा की तरफ घूम चुकी थीं। हर आंख में गुस्सा और नफरत थी। गाहजान ने गहरी सांस लेते हुए मोबाइल उठाया। उस रात अनाबिया गलती से मेरे बेड पर सो गई थी और मैं भी बिना देखे दूसरी तरफ आकर सो गया था। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे लेकर हमें शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन मैं अनाबिया को पसंद करता हूँ और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसने मुड़कर अनाबिया की तरफ देखा, जो सब सुन चुकी थी और झारा की असलियत भी जान चुकी थी। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके, जिन्हें उसने रगड़कर साफ कर लिया। दुख की इस घड़ी में अब वो अपने शौहर और उसके घर वालों के साथ थी।
अब वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो हमेशा गाजान के साथ रहना चाहती थी। वहाँ से अब सिर्फ जारा को जाना था, जो चीखती चिल्लाती हवेली की जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही थी। बट अब उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। तायाजान और तायाजान गम से टूट चुके थे। खुद गाजान भी, जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, अचानक ही निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनाबिया ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे गाजान ने मजबूती से थाम लिया।